हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका कि हम आज करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये वीडियो ढंग से देखा तो आप जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल के वो आप बिल्कुल समझ जाएंगे और आप फिर कोई भी क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं एक बार जानना चाहूँगा आपसे कि आपको पता कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। कई बच्चों को पॉलिनोमियल्स नहीं पता होते, बस वो सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल्स आए कहाँ से हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो देखो, एक बार मैं वन स्लाइड आगे चलता हूँ और हमने 8th क्लास में पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पर कोई टर्म्स लिखी होती है जिनमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कांस्टेंट होते हैं। उन दोनों को मिला के जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल्स होते हैं। बट क्या होने वाला है, देखो सबसे पहले अपना जो सिलेबस है ना उसमें पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होने वाले हैं। वन वेरिएबल मतलब जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं उनमें केवल एक ही टाइप का वेरिएबल होने वाला है। तो एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, यू होगा। इस तरीके से एक्स वाई दोनों साथ में नहीं आने वाले। पहली बात ये पता होनी चाहिए। दूसरी, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें की जो वेरिएबल होता है उसकी पावर किस में होती है, होल नंबर्स में। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इन होल नंबर्स, उनको ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। देखो समझते हैं एक बार कि कहना क्या चाहता हूं मैं। यहाँ पर ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं जो कि है सब वन वेरिएबल में, क्योंकि अपने सिलेबस में ओनली वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स ही आने वाले हैं। तो देखो, वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में होगी तो ही वो पॉलिनोमियल होगा, वरना पॉलिनोमियल नहीं होगा, वरना वो एक सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाला एग्जांपल देखूं तो मेरे को बताओ इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है। फर्स्ट वाले में वेरिएबल की पावर है 1, यहाँ पर x की पावर 1 है ना, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल होगा। दूसरा वाला देखो 7u रेज टू द पावर 6, u रेज टू द पावर 4, u रेज टू द पावर 2। मतलब यहाँ पर भी वेरिएबल की जो भी पावर्स है वो होल नंबर्स में है, 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग देखो थर्ड वाला, देखो यहाँ पर तो वेरिएबल की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ √3x। तो यहाँ पर x की जो पावर है वो कितनी है, 1/2। और भाई 1/2 तो होल नंबर्स में नहीं आता, इसलिए जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरीके से देखो लास्ट में लिखा हुआ -2/3v, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है ना, 1 है। इसका मतलब ये भी क्या होने वाला है, एक पॉलिनोमियल होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग ही देखें तो देखो यहाँ पे 1/x-1 लिखा हुआ है। अगर इसको सोल्व करूंगा मैं तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर लगभग नेगेटिव में आ जाएगी। और भाई जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स में काउंट नहीं होते, इसलिए फिफ्थ वाला भी अपना एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी के अकॉर्डिंग देखो सिक्स्थ वाले में √x, अगर कहीं पर स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। और 1/2 इज नॉट कंसिडर्ड इन होल नंबर्स, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 2x² + 3x - 2/5। यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उनकी पावर होल नंबर्स में, तो ये क्या होने वाला है, पॉलिनोमियल होने वाला। उसके अकॉर्डिंग देखो 4z² + 1/7, 1/7 तो होल नंबर नहीं है। बट हम बात किसकी करेंगे, ओनली होल जो वेरिएबल है उसके पावर की बात करेंगे, और वो है 2, और 2 एक होल नंबर होता है। तो ये भी एक क्या होने वाला है, एक पॉलिनोमियल होने वाला। उसके अकॉर्डिंग अगर 9 वाला देखूं मैं तो देखो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। और अगर 10th वाला हम देखें 12, अगर आपको कहीं पर लिखा दिखे, कोई कांस्टेंट नंबर दिखे और आपको वेरिएबल नहीं दिखे, तो आपको ये नहीं बोलना कि भाई ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसको मैं 12 × 1 लिख सकता हूँ, यस। और अगर 12 × इसकी x की पावर 0 लिखता हूँ, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। और देखो यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट नहीं पावर कितनी है, 0 है, और 0 होल नंबर्स में आता है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल होने वाला है। तो हमने अभी तक केवल इतना समझा है कि कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो पॉलिनोमियल होते हैं, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं और कुछ नहीं होते। तो देखो होते कौन से हैं, यहाँ पर मैं एक बार फिर से कहूँ। सबसे पहली बात, ओनली इन वन वेरिएबल तो अपने सिलेबस में, इसलिए मैंने कहा। लेकिन वो सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर्स, अगर पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक है तो उन सबको हम पॉलिनोमियल बोलने वाले हैं। अब देखो आगे चलते हैं हम। यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। ओके, कुछ डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। अगर मैं देखूँ 5 को मैं 5x की पावर 0 लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पर भी ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में। देखो सेकंड वाले में 3x लिखा हुआ है, वेरिएबल की पावर 1 है, होल नंबर्स है। दूसरे वाले में 2 और 1 है, यस ये भी पॉलिनोमियल है। और लास्ट वाला भी पॉलिनोमियल होने वाला है। देखो अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि जो भी
पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी। हाईएस्ट देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर तो 1 भी है, 0 भी है, 2 1 0 3 2 1 0 अलग अलग है ना, लेकिन जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी उसको मैं बोलूँगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम उसको? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम उसको बोलने वाले हैं। और जिसकी डिग्री जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम भी चेंज होता रहता है। जैसे कि देखो अगर मैं 5 को देखता हूँ तो भाई 5 को देखने पे हमको पता लगा कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। इसको मैं 5 मल्टीप्लाई x की पावर 0 लिख दूँ ना, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 0। ठीक है, तो इस जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होने वाली है? 0 होने वाली है। इसकी डिग्री कितनी होगी भाई? इसकी जो डिग्री होने वाली है वो होने वाली है 0। उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं सेकंड वाला देखूँ तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अगर आप देखो यहाँ पर तो वो कितनी है? 1 है। मतलब जो डिग्री है इसकी कितनी होने वाली है? 1 होने वाली है। अगर आप थर्ड वाला देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है। उसी के अकॉर्डिंग जो नीचे लिखा हुआ पॉलिनोमियल वहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल की 3, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होने वाली है? इसकी डिग्री होने वाली है भाई 3। ओके, देखो हमने पढ़ लिया कि डिग्री 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। और मजे की बात क्या है कि अपने जो सिलेबस में आने वाले हैं वो केवल बस यही पॉलिनोमियल आने वाले हैं, इसके बाहर कोई भी पॉलिनोमियल नहीं आने वाला। मतलब या तो डिग्री 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है। ओके, 0 1 2 एंड 3। देखो डिग्री 0 वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो अपने को साफ समझ में आ जाएगा भाई, कांस्टेंट नंबर लिखा रहेगा वो 5 2 3 -7 जो भी है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी की डिग्री 0 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसका जो नाम होता है वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसका जो नाम होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। उसी के अकॉर्डिंग अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है देखो, तो हम उसको नाम देते हैं, उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर सोचो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसका जो नाम होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये रिवीजन क्लास है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2। उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है तो उसका जो नाम होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो भाई हमारे जो सिलेबस में है वो 4 तरीके के पॉलिनोमियल्स आने वाले हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री होती है 0, लीनियर की होती है 1, क्वाड्रेटिक की होती है 2 एंड क्यूबिक की होती है 3। आपको बात समझ में आई होगी। इसी के अकॉर्डिंग देखो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, अब क्लास में आगे हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ पढ़ेंगे हम, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल भी हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने साइड में लिखा हुआ है। और कौन से पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ेंगे हम? ओनली कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। 4 तरीके के पॉलिनोमियल्स के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में अभी ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल ही होने वाले हैं। तो अगर आपको बोले कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसकी की डिग्री 0 हो, मतलब जो भी कांस्टेंट नंबर है दुनिया में, जितने भी कांस्टेंट नंबर है उन सबको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि उनकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री होगी 2 एंड क्यूबिक की डिग्री होने वाली है 3। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हमने क्या देखा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने कहा कि जो भी नंबर्स होने वाले हैं भाई उन सबकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। इसलिए वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मतलब भाई 5 3 7 -4 8 0 13, क्या ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने वाले हैं क्या? यहाँ पर देखो थोड़ी सी गड़बड़ क्या है कि जो भी नंबर मैंने लिखे हैं 5 3 7 -4 8 13, ये सब तो बिल्कुल ऑब्वियसली कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे। लेकिन जो 0 होता है, 0 होता है भाई, 0 भी एक पॉलिनोमियल होता है। 0 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल होता है। बट दिक्कत क्या है कि 0 की जो डिग्री होती है वो 0 नहीं होती। भाई यहाँ पर जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री 0 होनी चाहिए, बट 0 की डिग्री 0 नहीं होती। तो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? नॉट डिफाइंड, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट नंबर आएंगे वहाँ पर मैं 0 को इंक्लूड नहीं करने वाला, 0 को इंक्लूड नहीं करने वाला। और आपने 8th क्लास में देखा होगा कि भाई 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होती है। एक बार ये भी समझ लेते हैं। देखो अगर मान लो मैंने कहीं पर लिखा 0, तो 0 × x की पावर 0 हो सकता है वो, बिल्कुल। लेकिन क्या
0 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 भी हो सकता था, 0 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -3 भी हो सकता था, 0 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 8 भी हो सकता था। तो 0 जो पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, हो सकता है वो पॉलिनोमियल हो सकता है वो ना हो। तो 0 एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, 0 एक स्पेशल केस होता है, ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन अभी के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उनकी डिग्री होती है 0 और उनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, अपने को कंफ्यूज नहीं होना। तो ठीक है, अब हम पढ़ने वाले कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो भी कांस्टेंट नंबर जिनकी डिग्री 0 होती है। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। पी एक्स का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। देखो इसको लिखने का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। और अगर मैंने लिखा 5, पी एक्स इक्वल टू, अगर मैंने 5 लिखा तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने वाला है, एक कांस्टेंट नंबर होने वाला है। ठीक है, देखो दूसरा अगर हम इसकी बात करें भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसको अगर मैं y के इक्वल पुट करता हूं पॉलिनोमियल को, y इक्वल टू पी एक्स, तो देखो y इक्वल टू 5 आने वाला है। और अगर मैं y इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाने जाता हूं तो देखो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, तो y की जो वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ पर होने वाला है। तो जो y इक्वल टू 5 का ग्राफ बनने वाला है वो कैसा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और मैं बोल सकता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आपको ध्यान नोट डाल के लिखना है। तो भाई ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि पैरेलल टू होने वाली है एक्स एक्सिस के। हम उन सबको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलने वाले हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बस इतना अगर पता है तो इनफ है अपने को। ओके, क्योंकि जो मेन सिलेबस में अपने वो लीनियर, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक। ओके, तो इसको हम यहाँ पर समझ गए कि भाई जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो नंबर्स होते हैं, और उनका जो ग्राफ आने वाला वो क्या आने वाला है, एक बिल्कुल ही सीधी लाइन आने वाली है जो कि पैरेलल होने वाली है एक्स एक्सिस के। ठीक है, और एक्स एक्सिस ओ बिल्कुल ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पैरेलल टू सरफेस होती है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बिल्कुल अपने सिलेबस में हम आगे बढ़ चुके हैं, और जो अगला टॉपिक आया अपना वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल अब हम पढ़ने वाले हैं। और देखो लीनियर पॉलिनोमियल की खास बात होती है कि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1 होती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो देखो मैं 3x + 1 - 3/2x + 8, इस तरीके के जो भी कुछ लिखा होगा हम उनको बोलने वाले हैं कि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax + b। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और देखो ध्यान क्या रखना है भाई, अगर ax + b है तो यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो लीनियर ना होकर क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को स्पेसिफिक अगर मैंने बोला लीनियर पॉलिनोमियल, तो बिल्कुल बाय स्टैंडर्ड फॉर्म अगर है तो a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। और a और b क्या होने वाली है, a एंड b आर, ये सब क्या दोनों रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स होने वाले हैं, बट a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। रियल नंबर्स मतलब जो कि रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, बस a की वैल्यू 0 ना हो। तो वो किसको डिनोट करने वाले हैं, अपने को एक लीनियर पॉलिनोमियल को डिनोट करने वाले हैं। देखो एग्जांपल मैंने लिखे हैं यहाँ पे, बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे। देखो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं, जो जिसको बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, हम उसको बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और भाई ये अपनी रिवीजन क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि हम हर एक चीज़ को थोड़ा कवर करें, बट थोड़ा रिवीजन टाइप में। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px = 3x - 3, चलो ठीक है इसको थोड़ा सा सही, 3x माइनस, मैंने लिखा 3x - 7। ठीक है, सबसे पहली बात ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो कितनी है, 1 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर मेरे को जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर मेरे को किसी पॉलिनोमियल का निकालना, तो क्या करने वाले हम, x की मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो उसके लिए देखो मैं क्या करने वाला हूँ,
एक काम करते हैं, मेरे को इसकी वैल्यू 0 चाहिए ना, तो मैं एक बार px इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। तो देखो 3x माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। 3x इक्वल टू होगा 7 और x इक्वल टू होगा 7/3। इसका मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 7/3 रखूंगा तो जो px होने वाली है, p 7/3 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ठीक है, तो जो x की जो वैल्यू आई, x की जो वैल्यू आई है उसको मैं बोलता हूँ ये क्या है, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं कि ये 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल है। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब x जो वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो मैं उसको बोलता हूँ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखो कौन लीनियर पॉलिनोमियल अगर हम पढ़ रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल की कुछ खास बात होती है जो कि हमको याद रखनी चाहिए। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, एग्जैक्टली 1। याद रखना है, एग्जैक्टली 1, ओनली 1 जीरो ही हो सकता है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी एग्जैक्टली 1 ही होने वाला है, एक्स की ओनली 1 वैल्यू मिलने वाली है और बिल्कुल पक्का मिलेगी। एक्स की एक वैल्यू ऐसी जरूर मिलेगी जहां पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो याद रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए तो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल होने वाला है एग्जैक्टली 1 0 ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान रखना भाई। इसी तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं। एग्जैक्टली 1 ओनली 1 0 मिलने वाला है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। और अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल का, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ तो जो ग्राफ आने वाला वो हमेशा क्या आने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होने वाला है, स्ट्रेट लाइन। ओके, और जो इसका 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं, 1। आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग अगर देखना है तो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, देखो एक बार कलर थोड़ा चेंज करते हैं, वाइट। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जितनी बार वो कट करेगा उतने उस पॉलिनोमियल के 0 होने वाले हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो ओनली 1 बार कट करने वाली है, ओनली 1 टाइम इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, वो ओनली एक बार ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ओनली 1 0 होता है। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, हर चीज़ में चाहता हूँ कि आप समझे थोड़ा। तो भाई लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 हो, और अगर मैं उनका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो वो ओनली स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन होता है वो एक्स एक्सिस को ओनली 1 टाइम कट करता है। इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल के ओनली 1 0 ही होता है, एग्जैक्टली 1 होने वाला, ना तो 2 ना 0, ओनली 1। ओके, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। आपको ध्यान रखना भाई, ग्राफ तो इसका भी स्ट्रेट लाइन होता है, बट ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनके कोई भी 0 नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी कट नहीं करता। ओके, अब देखो हम चलते हैं आगे। लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया था, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2 हो। और जो मैंने लिखा पी एक्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखो इसका मतलब यहाँ पर है कि ए की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए ध्यान क्या रखना है, अगर आपको स्पेसिफिक केस पूछा जाए तो ए की वैल्यू कैन नेवर बी 0, और जो ए बी और सी है, ए बी और सी है वो सब क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें कि वेरिएबल की पावर होती है 2 और ए कैन नेवर बी 0, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, और ए बी और सी के होने वाले रियल नंबर्स होने वाले हैं। अगर मैं एग्जांपल आपके सामने लिखूं तो देखो -3x² प्लस 5x+2 अगर मैंने लिखा तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से अगर मान लो मैंने लिखा 3x² प्लस 5, यस ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है। अगर किसी ने केवल इतना लिख दिया तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो अब जो अपना काम है अगला, जैसे हमने लीनियर के लिए पढ़ा था वैसे हम पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो भाई उसके जीरोज की क्या कहानी है।
जैसे कि लीनियर में क्या होता है, ओनली वन होता है, एग्जैक्टली वन होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, एक्स एक्सिस को ओनली वन टाइम कट करता है। उसी तरीके से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है भाई, उसके जो मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं, वो एक बार अभी हम निकालना, मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं वो जो कितने हो सकते हैं, 2। मैक्सिमम जीरो 2 का मतलब क्या होता है कि हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो मतलब x की जो वैल्यूज है, जिसके ऊपर की उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो हो सकता है मेरे को x की ऐसी कोई वैल्यू ना मिले, हो सकता है मेरे को 1 वैल्यू मिले, हो सकता है मेरे को 2 वैल्यूज मिले। वो मैं निकालना अभी सिखाने वाला हूँ कि भाई x के लिए जीरोस की वैल्यू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस की वैल्यू निकालते कैसे हैं। बट उससे पहले, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, लेकिन इसका ये है कि भाई 0 भी हो सकता है, x की कोई वैल्यू ना मिले, x की कोई एक वैल्यू मिले या x की कोई 2 वैल्यू मिले, ठीक है। और जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता हूँ, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता हूँ, देखो, तो जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके का बनने वाला है। किसका, ax² प्लस bx प्लस सी का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनने वाला है। और जो इस ग्राफ का नाम है, इस ग्राफ का जो नाम है, इसका जो नाम है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है उसका जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। अगर आप देखो तो यहाँ पर दिख रहा होगा भाई, यहाँ पर एक्स ने एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करा है, मतलब जो ग्राफ यहाँ पर बना है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है, इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। देखो हम कुछ अलग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। भाई मैंने ग्राफ बनाया, अगर मैंने ग्राफ बनाया तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, यस, ग्राफ अगर मैं चाहूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा भी बन सकता है जो कि एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर टच करे। ग्राफ इस तरीके से भी बन सकता है। देखो सबसे पहली बात, ओके, तो देखो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बनाए हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि उसके जीरो हो सकते हैं, 2 हो, 1 हो, 0 हो। अगर मैं देखता हूँ भाई यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होने वाला है क्वाड्रेटिक, इसके कितने जीरो होने वाले हैं, नो जीरो एट ऑल, कोई जीरो नहीं होने वाला, एक्स की कोई वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अगर देखो यहाँ पर ओनली 1 टाइम टच करता है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ओनली 1 0 मिलने वाला है। और अगर ग्राफ 2 टाइम्स कट करता है एक्स एक्सिस को, तो इसको हम बोलते हैं कि कितने जीरो हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं, जो कि होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहली बात, जो ग्राफ बनता है उसका नाम होता है पैराबोला। जितनी बार ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को, उतने उसके जीरो हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स बनाए, उससे समझा नो जीरो हो सकता है, ओनली 1 हो सकता है, 2 जीरोस हो सकते हैं। देखो जो एट मैक्स होते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो इस तरीके से बन सकता है, या जो दूसरा वे है वो क्या हो सकता है, इस तरीके से बन सकता है। वो अलग बात है, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो हम जीरोस को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ओके। तो देखो जो पैराबोला ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या तो इस तरीके से वो जो अगर ये बन रहा है तो इसको मैं क्या बोल लूंगा, ये क्या है, ओपन अपवर्ड, ये ओपन है ऊपर की साइड। और अगर ग्राफ इस तरीके से उल्टा टाइप आपको दिख रहा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, ये भी ओपन है बट ये कहाँ पे, डाउनवर्ड्स, ठीक है। जो ऊपर वाला ग्राफ मैंने फर्स्ट ग्राफ बनाया वो ओपन अपवर्ड्स है और सेकंड वाला है ओपन डाउनवर्ड्स। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस सी, अगर यहाँ पर a की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो जो ग्राफ होने वाला वो क्या होने वाला, ओपन अपवर्ड होने वाला, और ग्राफ का नाम तुमको पता ही है, पैराबोला ही होगा। अगर कहीं पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² प्लस bx प्लस सी, अगर यहाँ पर a की वैल्यू नेगेटिव है तो जो ग्राफ बनने वाला वो क्या बनेगा, ओपन डाउनवर्ड्स। ध्यान समझ में आया होगा, रिवीजन कर रहे हैं। अगर ग्राफ ओपन अपवर्ड है तो a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर ग्राफ ओपन है डाउनवर्ड्स तो हम उसको बोलेंगे कि भाई वो ग्राफ होने वाला जहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होने वाली है। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिक मीनिंग पढ़ी, उसके जीरोस के बारे में पता करा। अब देखो हम आगे करने वाले हैं कि भाई जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, और जो कोफिशिएंट होने वाले हैं ABC जो कि रियल नंबर्स है,
उनका जीरोज के साथ क्या रिलेशनशिप है, हम ये भी पढ़ने वाले हैं। ओके, वो सब पढ़ने से पहले एक बार हमारा जो सिलेबस था वो क्या था, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो एक बार मैं चाहता हूँ हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पहले पढ़ ले। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो खास बात होती है ये अपने सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। ओके, ये थोड़े से पार्ट में आने वाला है। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाली है। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाली है। इसको क्यूबिक बोलते क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, इसकी डिग्री 3 है, इसलिए को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जो यहाँ पर ए की वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। बिल्कुल ऑब्वियसली अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये क्यूबिक ना रह के क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और जो ए बी सी डी है, ए बी सी एंड डी है, उनको मैं बोलने वाला हूँ ये क्या है, रियल नंबर्स। ये कोई भी रियल नंबर्स के हो सकते हैं, ए बी सी एंड डी। और जो ए बी सी डी है वो क्या है, कोफिशिएंट है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और एक कांस्टेंट नंबर होने वाला है डी। ओके, देखो ध्यान से, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके मैक्सिमम यहाँ पर 3 जीरोस पॉसिबल है। मैक्सिमम 3 जीरोस पॉसिबल है क्यूबिक पॉलिनोमियल के। मैक्सिमम 3 जीरोस का मतलब हो सकता है 2 जीरोस हो सकता है 1 जीरो हो, और हो सकता है नो जीरो। और जीरो का मतलब एक्स की ऐसी वैल्यूज जहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एक्स की वैल्यू 3 एक्स की डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती है, जहाँ पर उसकी वैल्यू जीरो हो सकता है मेरे को 2 मिले, हो सकता है मेरे को 1 मिले, या हो सकता है कि मेरे को कोई भी वैल्यू ना मिले। और देखो जो बेसिक कर्व होता है, बेसिक जो ग्राफ होने वाला है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो ऐसा होने वाला है अकॉर्डिंग इस टाइप। ठीक है, अगर मैक्सिमम 3 जीरो है तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करने वाला, 3 बार कट करने वाला। देखो 1 2 एंड 3। अगर किसी कर्व ने एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया तो उस कर्व, जो कि कर्व यहाँ पे क्या होने वाला है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो कितने जीरोस पॉसिबल है यहाँ पे, 3 जीरोस पॉसिबल है। हमको केवल क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बस इतना पता होना जरूरी है। इस कर्व का कोई नाम होता नहीं है। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कर्व है वो मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 3 टाइम कट कर सकता है। ओके, अब चलते हैं हम आगे। देखो अब बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अपने सिलेबस में आता है, जो अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, उससे पहले देखो यहाँ पर एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं अब की बार कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं। अगर मैं लिखूं फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, भाई इस पॉलिनोमियल के जीरो आप निकाल के बताओ कि निकालते कैसे हैं। ओके, तो देखो मैंने लिखा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक टर्म जो हमने पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, स्प्लिट द मिडल टर्म करने वाले हैं। हम मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं इस अकॉर्डिंग कि हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकें और यहाँ पर हम एक्स की वैल्यूज निकाल सकें जहाँ पर कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है। तो देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अगर मिडल टर्म में देखता हूँ, स्प्लिट द मिडल टर्म की बात हो रही है, माइनस 8x को मेरे को इस तरीके से पार्टिसिपेट मतलब तोड़ना पड़ेगा, है ना, पार्ट वेज करना पड़ेगा कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 2 मल्टीप्लाई 6 12 आ जाए, और जो प्लस या माइनस अगर मैं करूं तो मेरे को -8 मिल जाए। आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस माइनस अगर मैं करता हूं तो -8 आए। तो देखो अगर आप इसको देखो तो आपको सोच के पता लगेगा कि भाई ऐसे दो नंबर्स कौन से पॉसिबल है, -6 और -2। मतलब जो मिडल टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -6x -2x प्लस 6 लिख सकता हूँ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x को। और अगर चाहो तो आप देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, यहाँ से 2x अगर कॉमन लूँ तो बचने वाला है x -3, और यहाँ से मैं -2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, x -3 बचने वाला है। ओके, तो दो 2x -2 एंड x -3 स्प्लिट द मिडल टर्म का यूज करके मैंने पॉलिनोमियल को कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब अगर मेरे को जीरो फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के जीरो, अगर मेरे को इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं तो वह जीरो क्या होंगे, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब 2x -3 और x -3 इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। भाई दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और जीरो आ जाए वो तो तभी पॉसिबल है
या तो 2x माइनस 3 जो नंबर लिखा हुआ ये 0 के इक्वल हुआ होगा, या जो दूसरा नंबर है ना x माइनस 3, ये 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 2 है ना, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो या x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो। तो देखो अगर यहाँ पर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 3, मतलब मेरे को x की दो वैल्यूज मिल गई 1 एंड 3, और इन दोनों को मैं क्या बोलूँगा कि भाई ये क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होने वाले हैं। ये दोनों क्या है, दोनों को मैं बोलने वाला हूँ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, और जीरो का मतलब होता है एक्स की ऐसी वैल्यूज जहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो यहाँ पर p1 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, अगर मैं p3 की वैल्यू निकालता हूँ तो वो भी 0 आएगी, इसलिए 1 एंड 3 को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, अब देखो ये रहा, अपने को क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके जो जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, और क्या उनको क्या नाम दे दिया यहाँ पे मैंने, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा कैन बी 2 जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट होने वाला है, यहाँ पे कोफिशिएंट है ए बी एंड सी, और यहाँ पर जो जीरोज है वो अल्फा एंड बीटा है। तो देखो दो फॉर्मूलाज आपको बताने वाला हूँ जो आपको याद रखने हैं। अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरो का सम कर देता हूँ, सम ऑफ जीरोज कर देता हूँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर मैं कर देता हूँ तो उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो इक्वल्स टू आने वाली है माइनस बी अपॉन ए, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव पार्ट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मैं करता हूँ, तो हम उसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। और जो दूसरा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि होने वाला है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी अपॉन ए के। आपको दोनों फॉर्मूलेज बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट, इसी के अकॉर्डिंग इसी के आसपास पूरे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं कि सम ऑफ जीरोज जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो होता है बीटा सी अपॉन ए। ओके, देखो इसके अकॉर्डिंग अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले, हमने पता कर लिया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, देखो हमारे क्वेश्चंस दो तरीके से आ सकते हैं, पहला कि भाई जीरो निकालो जो कि हमने अभी सीखा था स्प्लिट द मिडिल टर्म करके, यह क्या हो सकता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2। मेरे को सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले से दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट अगर आपको पहले से दिया हुआ है और अगर आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो देखो उसका तरीका क्या होने वाला है, सम अगर दिया हुआ है सम, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, -3 दी हुई है, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। मैं इसको ऑब्जर्व करके अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकता हूँ कि जब भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके के जीरोज है -3 and 2, जिनके जीरोज का सम है -3 एंड जो प्रोडक्ट है वो होने वाला है जीरोज का 2, तो भाई वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा कौन सा होने वाला है। मेरे को इंडिविजुअल अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3, इसका मतलब अगर मैं इसका कोफिशिएंट से रिलेशन देखूं तो अल्फा प्लस बीटा के जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, -b अपॉन ए इक्वल्स टू 3, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, c अपॉन ए इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो दोनों जगह पे नीचे जो अपॉन में वैल्यू है वो एक ही है, और ए को देखो मैं 1 के इक्वल रख सकता हूँ क्योंकि दोनों जगह ए इक्वल टू 1 है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ तो ए की वैल्यू है 1, और जब -b इक्वल टू अगर 3 है तो भाई b की जो वैल्यू आने वाली है क्या होगी, -3, और जो c है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो कोफिशिएंट अगर मेरे को मिल गए तो मैं पॉलिनोमियल निकाल सकता हूँ, होने वाला 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, उसके बाद में -3x प्लस 2। ठीक है, देखो ये अपना आंसर आ गया। ओके, मतलब एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 के जो भी दो जीरोज आने वाले हैं उनका सम होगा -3, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। जब तक कि आपको बोला ना जाए कि आप अल्फा एंड बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, आपको उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या यूज करने वाले, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन हम यूज करने वाले हैं। देखो और हम अलग टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 1/4 and -1। अब की बार भी
पहले का जैसा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। मेरे को बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो अभी मैंने किया था उसके ही अकॉर्डिंग, जिसमें कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे को दिया हुआ है 1/4 एंड -1, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो होने वाली है 1/4 और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो होने वाली है -1। अभी अभी हमने सीखा है अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, -b/a लिख सकता हूँ जिसकी वैल्यू 1/4 है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट को मैं लिख सकता हूँ c/a जिसकी की वैल्यू कितनी है -1 है। देखो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ तो देखो फर्स्ट में ए की वैल्यू 4 है और सेकंड वाले में ए की वैल्यू 1 दिख रही है। अगर मेरे को ए की वैल्यू इक्वल करनी है, क्योंकि भाई नीचे अगर ए है तो ऑब्वियसली दोनों मैंने रेशियो लिखे हैं वहाँ पर भी ए की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, इस वाली इक्वेशन जो c/a है उसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, मतलब -1 मल्टीप्लाई 4 और 1 मल्टीप्लाई 4 अगर मैं करता हूँ तो c/a की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी -4/4। देखो अब अगर मैं 1 एंड 2 को कंपेयर करता हूँ एक बार, तो जो ए की वैल्यू है वो तो मेरे को दिख गई है, ए की जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पे वो दिख रही है 4 दिख रही है, और जो बी की वैल्यू है वो कितनी दिख रही है, देखो यहाँ पे अगर -b=1 है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -1, और जो सी की वैल्यू वो होने वाली है -4। तो जो पॉलिनोमियल होने वाला था वो क्या होने वाला है, ax² मतलब 4x² है ना, -x -4। देखो इस तरीके से मैं आंसर निकाल सकता हूँ अगर मेरे को सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स दिया जाए। ओके देखो हम थोड़े और क्वेश्चन करते हैं इसके। ओके देखो अब की बार ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आता रहता है। क्या लिखा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये रहा पॉलिनोमियल x² - 7x + 10, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा² बीटा²। देखो जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ उसके तो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा है, लेकिन मेरे को एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है कि जिसके जीरोस हों वो क्या होने चाहिए, अल्फा² एंड बीटा² होने चाहिए। अगर मेरे को पॉलिनोमियल बताने हैं, पॉलिनोमियल अगर मेरे को बताना है तो मेरे को अल्फा एंड बीटा के इंडिविजुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैं अगर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता कर लूँ तो मेरा काम हो सकता है। ओके देखो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। मेरे को सबसे पहले एक बार मैं देखता हूँ भाई अल्फा एंड बीटा, अगर गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो अल्फा प्लस जो बीटा है उसकी वैल्यू और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है क्या हो सकती है, अगर पॉलिनोमियल x² - 7x + 10 दिया हुआ है। देखो अल्फा प्लस बीटा का तो -b/10, तो यहाँ पर -7 है तो क्या होने वाला 7/, a की वैल्यू कितनी है 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू 10/1। तो जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 10 है। ओके अब अगर मेरे को न्यू पॉलिनोमियल निकालना है, अगर मेरे को एक न्यू पॉलिनोमियल निकालना है उसके लिए सम ऑफ जीरोस क्या होने वाला है, तो सम ऑफ जीरोस होने वाला वो होने वाला अल्फा² + बीटा², क्योंकि अब की बार जीरोस अल्फा² और बीटा² है। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होने वाला है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होने वाला है अल्फा² × बीटा²। ओके अब देखो अगर आपको अल्फा² + बीटा² की वैल्यू निकालनी है तो एक फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ, a + b² कितना होता है a² + 2ab + b²। उसी के अकॉर्डिंग अगर मेरे को a² + b² की वैल्यू वहाँ निकालनी होती और अगर मेरे को यहाँ पर अल्फा² + बीटा² की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और अगर मेरे को अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर निकालना तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ इसको अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होल स्क्वायर। अब देखो मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है जो कि 7 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है जो कि है 10। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज रख के आराम से आंसर निकाल सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7 मतलब 7 का स्क्वायर 7² माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू है 10 मतलब 49 माइनस 20 कितना हो गया 29 और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। इसका मतलब जो न्यू पॉलिनोमियल आने वाला है उसके जो कोफिशिएंट होने वाले हैं वहाँ पर -b/a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होने वाली है भाई 29/1 और जो c/a की वैल्यू होगी वो होगी 100/1। तो अगर मेरे को पॉलिनोमियल निकालना है यहाँ से देख के तो क्या हो सकता है a की वैल्यू 1 है x², b की वैल्यू है -29x और c की वैल्यू 100 -29x + 100। ठीक है इस तरीके से मैं अगर मेरे को कोई पॉलिनोमियल दिया जाए और उसके जीरो से अगर मेरे को कोई दूसरा पॉलिनोमियल निकालना हो तो मैं इस तरीके से उसको सोल्व कर सकता हूँ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन था। ओके, देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो भी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो पढ़ ली। अब हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्यूबिक से क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और जो ए बी सी डी है वो क्या होने वाले हैं, ए बी सी डी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। ओके, रियल नंबर्स मतलब रेशनल से इरेशनल में कुछ भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बस ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, कितने, 3 जीरो हो सकते हैं। ठीक है, और अब देखो हम क्या करने वाले हैं, एक काम करते हैं, रिलेशनशिप निकालने वाले हैं यहाँ पर भी। और आपको ये चीज़ याद रखनी है भाई, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनका और जो जीरोस है उनका हम क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप निकालने वाले। तो मैक्सिमम अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax³ + bx² + cx + d, इसके अगर मैक्सिमम जीरोस है अल्फा, बीटा एंड गामा, तो जो सम ऑफ जो जीरोस होने वाला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होने वाला, उसको हम बोलेंगे -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली c/a। ओके, और जो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा आने वाला वो आने वाला -d/a। ओके, देखो ये जो तीनों फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फा होता है c/a। और जो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा होता है वो होता है -d/a। ओके, इसको अगर हमने याद कर लिया तो देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि पहला लिखा हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप अगर आपको पता है तो आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है भाई, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी फॉर्म होगी ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो क्या क्या है, a b c और d है। और जो जीरोस हो सकते हैं वो हो सकते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। और जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू आने वाली है c/a। और अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आने वाली है -d/a। अगर आपने ये तीनों चीज़ ढंग से याद कर ली तो देखो यहाँ पर मैं कंपेयर कर सकता हूँ। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है मेरे को px दिया हुआ है 3x³ - 5x² - 11x - 3, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू होने वाली है 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 एंड जो d है उसकी वैल्यू है -3। और जो अल्फा की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3, बीटा की वैल्यू -1 और जो गामा की वैल्यू -1/3। अगर आप इन सब चीज़ों को इन फॉर्मूलाज में पुट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। ओके, ये चीज़ आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है कि सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हमको जीरोस ऑफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने को दे दिया जाए। देखो ये 10th के सिलेबस में तो नहीं है, बट हमने 9th क्लास में जरूर देखा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते थे, डिवीजन मेथड। ओके, अगर मेरे को जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने पड़ जाए तो जो मैं मेथड यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ डिवीजन मेथड। और देखो डिवीजन मेथड को यूज़ करने से पहले मेरे को एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ करना पड़ता है। देखो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x³ - 6x² + 11x - 6। जीरोस फाइंड करने का मतलब x की ऐसी वैल्यूज जहाँ पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो एक बार मेरे को हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल कि भाई मेरे को खुद से सोचनी पड़ेगी, ऐसी x की कोई वैल्यू में रख के चेक करने वाला हूँ जिसको रखने पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। एक बार मैं काम करता हूँ, x की वैल्यू 1 रख के चेक करता हूँ। देखो x³ 1 - 6 + 11 - 6,
अगर देखते हो 1 + 11 12 और -12 0, बिल्कुल ऑब्वियसली इसका मतलब है x = 1, इसका x 0 होने वाला है। ओके, इसका x 0 होने वाला है, x = 1 1 ऑफ द जीरोस। अगर x = 1 x 0 है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई जो x - 1 है इज फैक्टर ऑफ px, जो पॉलिनोमियल px दिख रहा है उसका एक फैक्टर है। मतलब अगर x - 1 से इसको मैं डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर है वो 0 बचना चाहिए। बात समझ में? सबसे पहले हिट एंड ट्रायल में मेथड यूज़ करूँगा, उसको मैं चेक करके पता करूँगा x की वैल्यू मेरे को 1 मिली तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब देखो मैं यूज़ करने वाला हूँ डिवीजन मेथड, जो कि हमने 9th क्लास में सीखा था। एक बार हम वापस सीख सकते हैं, हो सकता है कि अपने एग्जाम में पूछ लिया जाए। जो पॉलिनोमियल है वो क्या अपना x³ - 6x², ओके, और दिया हुआ 11x - 6। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यही है क्या, ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अब देखो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा x - 1 से इसको, और डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर x³ है तो मेरे को यहाँ पर भी x³ बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो भाई x - 1 में x को मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगी, वो x³ बन जाए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को x² से। अगर मैंने इसको x² से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा मल्टीप्लाई होने वाला है, तो x² × x तो x³ हो गया और माइनस बचा x²। देखो यहाँ पर मैं साइन चेंज करने वाला हूँ, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। मैंने को x³ को x³ से कैंसिल किया तो देखो -6x² और प्लस x² हो गया -5x² प्लस 11x। मैंने आगे की टर्म उतारी। अब मेरे को वापस से यहाँ पर -5x² करना होगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ -5x से। तो देखो क्या हो गया, -5x² हो गया और हो गया प्लस 5x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। इसको चेंज करूँगा प्लस, इसको करूँगा माइनस में, ये कैंसिल हो गया। 11x प्लस -5x हो गया 6x, मैंने -6 उतार लिया। 6x अगर मेरे को वापस चाहिए तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ +6, दैट इज 6x - 6। देखो माइनस एंड प्लस, रिमाइंडर 0 बचा। ओके, अगर रिमाइंडर 0 बचा, देखो करते ना, जैसे मेरे को डिवाइड करना हो तो 0 आया, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो उसको डिविडेंड होता है उसके इक्वल आना चाहिए ना। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल था x³ - 6x² प्लस 11x - 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 1 मल्टीप्लाई x² - 5x प्लस 6। देखो मैंने क्यूबिक को लीनियर एंड क्वाड्रेटिक में स्प्लिट कर दिया, और भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो सोल्व करना मेरे को आता है, वो होती है मिडिल टर्म। तो देखो x - 1 x² है ना, -5x - x प्लस 6। देखो अरे यहाँ पे गड़बड़ हो गई, स्प्लिट द मिडिल टर्म अगर हम करेंगे तो भाई मेरे को मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 6 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए -5। तो ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं, -2x एंड -3x प्लस 6। तो देखो यहाँ पर x - 1 यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, x कॉमन ले लिया तो बच के x - 2, यहाँ से मैंने -3 कॉमन ले लिया, बच के x - 2। तो जो नंबर्स आने वाले हैं वो क्या आएंगे, x - 1 x - 2 और x - 3। मतलब जो यहाँ पर x की जो वैल्यूज आई है, 3 वैल्यूज आ गई, और उनको हम क्या बोलते हैं, 0 ओवर पॉलिनोमियल 1 2 एंड 3। ये क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हो तो आपको इस तरह से डिवीजन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का। तो भाई इसी तरीके से हम 1 शॉर्ट रिवीजन और करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।